और अब बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जिसने बहुत ही साधारण परिस्थितियों से निकलकर बहुत शानदार काम किया। सीबीएसई के 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों में कई बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कई बच्चों के नंबर अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी अपना हौसला बनाए रखना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए अनुराग तिवारी की तरफ, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैं। उनके माता पिता किसान हैं, एक बहुत निम्न पृष्ठभूमि से, छोटे परिवार से वो आते हैं, लेकिन उन्होंने 98.2% अंक हासिल किए हैं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में और अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उनको फुल स्कॉलरशिप का ऑफर मिला है। इस वक्त अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, एक तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी इस उपलब्धि के लिए। दूसरा, बच्चे जिनके अंक आते हैं, कई बहुत अच्छे अंक भी आते हैं, कुछ के अंक कम भी आते हैं। हम पहले आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से पढ़ाई की तैयारी की और किस तरह से जिन बच्चों के अंक बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं वो कैसे आपसे कुछ टिप्स ले सकते हैं पढ़ने के लिए, वो कैसे उनका आप हौसला बढ़ा पाएंगे? जी, मैं सबसे पहले अपने विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैंने एक नींव रखी, जहाँ से एक बड़ी इमारत तैयार हो सके। और मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ाई की, हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने साल भर कोशिश की कि मैं अपने प्रतिदिन पढ़ाई करूँ और जैसे कि परीक्षा के टाइम पर ज़्यादा किसी पर एक तनाव ना आए और उस टाइम एक फ्री माइंड से होकर पेपर दे सके। इसीलिए साल भर मेहनत करें। जो शिक्षक आपको क्लास में पढ़ाए उस पर ध्यान दें, ताकि आपको बाद में रिवीजन करना हो, आपको पहले पढ़ाई ना करनी। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ बच्चों से, जैसे जिन बच्चों के नंबर कम आते हो या फिर हो सकता है पढ़ते हो नंबर उतने ना आते हो जितनी उम्मीद हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी उससे अपना हौसला ना खोएं और पढ़ाई को नंबर गेम ना बनने दें, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं केवल नंबरों के लिए नहीं। हमें पढ़ाई करनी है अच्छा जीवन जीने के लिए। जीवन जीने की हमें कला सीखनी है और जीवन में अगर हमने नंबरों के लिए पढ़ाई करने के बजाय ज्ञान के लिए पढ़ाई की, कला सीखने के लिए पढ़ाई की, तो नंबर अपने आप आएंगे। और आप एक साथ तनाव ना आने दें, कोशिश करें कि प्रतिदिन पढ़ें। अनुराग, आपने बहुत ज्ञान की बातें कही, लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है। आजकल जो है बच्चों के सामने बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो उनको डाइवर्ट करता है। मोबाइल है हाथ में, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम है, तरह तरह की चीज़ें हैं, आईपैड है, कंप्यूटर। हालांकि इन सब का सकारात्मक उपयोग भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक तरह से ध्यान भटकाते भी हैं। तो आपने इन सब चीज़ों से क्या दूरी बना के रखी, या आपने तय किया कि हम इतने देर मोबाइल देखूंगा, इतने देर टीवी देखूंगा? आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? अलाउ नहीं था, तो हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था, तो दूरी अपने आप हो जाती थी। महीने में एक बार हम लोगों की हमारे माता पिता से बात होती थी। तो अब जैसे जिनके पास मोबाइल नहीं है या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया, दिक्कत उनके लिए तो उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब जैसे जिनके पास वो संसाधन है, तो वो हो सकता है कि वो अपना समय सही से मैनेज ना कर पाए। तो उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप जाने, आप पहले चीज को समझे कि आप जिस टाइम में कुछ काम करने जा रहे हो, तो आप सोचिए कि क्या वो आपको उससे सच में फायदा होगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखें, आप उसका पढ़ाई के टाइम को आप सेक्रीफाइस करके उसका प्रयोग ना करें, बल्कि जैसे आपने पढ़ाई की 1 घंटा, और ये भी बात नहीं कि लगातार पढ़ते रहें। 1 घंटा अगर आपने पढ़ाई की, फिर आपको अगर मनोरंजन का टाइम चाहिए तो आप उसका प्रयोग करें। और आजकल हम जानते हैं बच्चों के अंदर खुद से समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, और इसमें शिक्षकों माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सब साथ दें तो मुमकिन। जी, आपने सही कहा कि शिक्षकों का भी सहयोग चाहिए। आप बोर्डिंग में रहते थे, लेकिन जो घर में रहते हैं, जो घर में पढ़ते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, उसका एक अलग प्लस पॉइंट है, उसका एक माइनस पॉइंट भी है। जैसा आपने कहा कि आपके पास मोबाइल था ही नहीं, तो आप क्या करते, एक दिन आपको टाइम मिलता था, एक दिन माता पिता से बात करने के लिए। तो उनकी परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर पे रहते हैं और जिनके पास ढेर सारा वक्त होता है? माँ बाप के साथ रहने का सुख तो है ही, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है। अब मैं जैसे ये संदेश मेरा माँ बाप के लिए है,
जैसे आजकल हम क्या देखते हैं, जो बच्चा होता है छोटा सा, वो स्कूल जाना बाद में शुरू करता है, पहले उसके हाथ में मोबाइल आता है, वो पहले मोबाइल चलाना सीख लेता है। तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो चाहे तो परवरिश में बच्चों को केवल उसके अच्छे यूज होता है, फिर जैसे बच्चा बड़ा होगा वो हर नई चीज सीखेगा। तो माँ बाप का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसमें एक समझ पैदा करें कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। और जी, अगर आप जैसे किसी को मना करेंगे तो हो सकता है लोग आपकी बात ना सुने। क्यों? क्योंकि उनकी समझ अलग है। तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, उसमें समझ करनी है कि हमें किसी पर अगर जीत पानी होती है तो सबसे पहले हम उसे मन से हराते हैं। तो यहाँ पर किसी को हराने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे तो आपको जीत मिलेगी। तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। तो और फिर बाद में जैसे फ्रेंड्स, हम जानते हैं फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स सब अच्छे होते हैं, और तो फ्रेंड्स आपस में अगर ये बात कर लें कि हम इस टाइम मोबाइल यूज करेंगे और इस टाइम नहीं यूज करेंगे, या फिर बिना काम के एक दूसरे के पास फोन नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से प्रभावित होकर बच्चा सीख सकता है। अनुराग, और आप आगे क्या करना चाहते हैं? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आपको एक ऑफर मिला है, फुल स्कॉलरशिप मिल रही है। भारत में भी क्या आप कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि कहीं पढ़ें कॉर्नेल जाने के बजाय? जी, मेरा पहला ऑप्शन तो कॉर्नेल ही है, क्योंकि मैं मैं अंडर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से करना चाहता हूँ। तो मुझे कॉलेज की सुविधाएं हैं, जिस लेवल की पढ़ाई है और जो प्रोफेसर्स हैं बड़े, तो वो मैं सीख सकता हूँ। और भारत की जो बात रही, मैं अपना देश वहाँ केवल पढ़ने जा रहा हूँ, और मेरी उम्मीद यही है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, भारत वापस आऊंगा और यहाँ आके जैसे मैं कोशिश करूंगा कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में मैं कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि अगर आज मुझे मदद ना मिली होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं वापस आकर ऐसे बच्चों की मदद करूं और ऐसे लोगों की मदद करूं और भारत की मदद करूं, ताकि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आपने बहुत अच्छा कहा कि आप वहाँ से जा पढ़ के वापस आना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं युवा यहाँ पढ़ के वहाँ जाते हैं और वापस नहीं आते, रिटायरमेंट के बाद आते हैं या चाहे नहीं आते हैं। तो आप अपने देश को वापस कुछ देना चाहते हैं। आपने कहा एजुकेशन सिस्टम, कुछ अपने परिवेश के बारे में बताइए, गांव के बारे में, घर के बारे में बताइए। वहाँ पे आप अकेले आ गए, बाकी वहाँ के जो बच्चे हैं उसके बारे में बताइए। जैसा कि हम जानते हैं, अभी भी गांव में हम देखते हैं आस पड़ोस, भारत काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी गांव में सबसे बड़ी चीज क्या है? लड़का लड़की में अभी भी भेदभाव होता है। अभी भी लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर एक छोटी सी नौकरी कर लेंगे या फिर नौकरी मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। तो माँ बाप वो समझते नहीं, अभी पढ़ाई की कीमत नहीं जानते, और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी भारत, मतलब गाँवों में जागरूकता थोड़ी कम है। तो वो समय के साथ साथ बढ़ना है, और हमें भी कोशिश करनी है कि गांव में जागरूकता बढ़े, शिक्षा की हर किसी को कीमत पता चले। शिक्षा केवल डिग्री पाना या नंबर पाना नहीं है, जीवन जीना, जो हमें सीखने, जीवन जीने की कला सिखाती है वो शिक्षा है। समाज में जो हमारे खुशी ला सकती है वो शिक्षा है। और मैं सोचता हूँ कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, छोटे छोटे सब खेती किसानी में रहते हैं। पहली चीज है, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं रहती कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने रोल किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा और अगर बेटर हो जाए तो गांवों में भी शिक्षा प्रणाली और सुधर सकती है। जैसे आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या क्या करना चाहिए? आप जैसे जो बच्चे गांव में हैं, आपको देखकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी उनकी मदद हो। स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर, जैसे कि वो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही आपको फ्री शिक्षा सबको नहीं। जैसे आप बच्चों को छांटिए, जो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें, और जो नहीं है उन्हें आप उस लायक बनाइए कि हाँ वो भी कुछ आगे कर सके और उन्हें शिक्षा की कीमत पता चले। मान लीजिए अगर वो बड़े होते हैं, वो हो सकता है उतने अच्छे नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर उन्हें शिक्षा की कीमत पता है तो वो आगे चल के अपनी आगे आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को वो पढ़ाएंगे। और ये देखिए, ये जो चेंज होने वाला है 1-2 साल की बात नहीं, इसमें कई दशक लगेंगे। तो धीरे धीरे काम करके ऐसे हम कई सारे चेंजेस ला सकते हैं, जागरूकता बढ़ा के, लड़के लड़कियों में भेदभाव कम करके, और शिक्षा प्रणाली में सबको अपॉर्चुनिटीज देके इक्वल, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल स्कूल में है,
अगर आप विलेज लेवल पर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन तक, हर तहसील तक अगर ये ला सकते हैं तो देश जरूर एक दिन विकसित होगा। जी अनुराग, सवाल तो बहुत कुछ थे, वक्त नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो आप जहां बैठे हैं, एक मैं देख रहा हूँ वो हमारे गांव वाले घरों में भी होता है कि वहाँ दीप वगैरह जलाते हैं। आपके पीछे जो बनी हुई है जगह, बहुत अच्छा लगा ये देख के आपसे। आपकी बातों को देखकर लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे शिक्षकों का साथ मिला है। आपकी जो सोच है अपने आसपास के परिवेश को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत अच्छी। हमें नहीं लगा कि हम 12वीं के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, हमें लगा किसी प्रौढ़, किसी समझदार नवयुवक से हम बात कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए।